हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम सब क्लास 12 के जो चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच गया था उन सब को आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को तैयार रहना है इस पूरे सेशंस को देखने के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है हम लोगों का जो छूटा हुआ जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में उन सब को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए एक करके हम लोग इनके सवाल जवाब जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा यहां पर जो छूटा हुआ है उनमें से सबसे सीड डोमिनेंसी, इसी को हम लोग कहते हैं बीज सुसुप्ता। इसका एक और भी नाम है बीज प्रसुप्ति भी आप कह सकते हैं, ऐसे है ना। इसे बीज सुसुप्ता भी कहते हैं या तो फिर बीज प्रसुप्ति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आइए, तो आपको एग्जाम में सवाल किस तरह से रहेगा, पूछा किस तरह से जाएगा हम लोगों को, तो इसका सवाल इस तरह रहता है, बीज सुसुप्ता क्या है, बीज सुसुप्ता का क्या क्या कारण है, बीज सुसुप्ता को तोड़ने का उपाय बताइए। ये बीज सुसुप्ता जो है उनको जो है दूर कैसे करेंगे, उसी को मतलब होता है बीज सुसुप्ता को तोड़ना। बीज सुसुप्ता को तोड़ने का, सी डोमिनेंसी जो है उनको ब्रेकिंग करने का क्या तरीका है, उनको लिखने के लिए क्या करें उनमें, है ना। आइए, तो अब एक करके सबसे पहले तो आपको यह बता दें हम कि सी डोमिनेंसी है क्या। सबसे पहले बीज सुसुप्ता है क्या, कहते हैं क्या, हर एक बीज में एक नन्हा सा जान जो है वो स्थित रहते हैं, नन्हा सा जान स्थिर रहते हैं, जो आगे चलकर जो है एक बड़े वृक्ष का, एक बड़े पौधे का निर्माण करते हैं। उस नन्हे से जान को ही हम लोग भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि बीज में उपस्थित भ्रूण का, बीज में उपस्थित भ्रूण का निष्क्रिय अवस्था में रहना या तो विश्राम अवस्था में रहना, रेस्टिंग स्टेज में रहना क्या कहलाता है, बीज सुसुप्ता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह समझिए, हम लोग जो घर में जो सीड रखते हैं जमा करके, चाहे वो धान का, गेहूं का, मटर का, चना का, हम लोग घर में देखना कोठी हुआ करता है ना, मिट्टी का, या तो फिर अभी क्या कहता है कोई दूसरा चीज है जो अभी आ गया है ना, हम लोगों के घर में आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम वगैरह और सब चीज का टीन जैसा डब्बा जैसा, उसमें तो देखिए उसमें रखा गया है। आप उसमें क्या देखोगे कि उसको साल भर जैसा जो है बीज को इकट्ठा करके हम लोग रख लेते हैं, है ना, उससे भंडारण कहते हैं। तो हम लोग भंडार करके उनको वहां पर अपना घर में रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या जिस समय हम लोग जमा करके रखे क्या उस समय उससे पौधा निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उस समय में जो बीज है ना वो बीज सुसुप्ता स्टेज में है, मतलब एक बीज के अंदर में जो भ्रूण है ना वो निष्क्रिय अवस्था में है ना, इनएक्टिव स्टेज में है। वो जैसे वो एक्टिव होगा उसके बाद उससे पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो भ्रूण एक बड़े पौधे में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सी डोमिनेंसी क्या है तो आप क्या बोलेंगे, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि बीज में उपस्थित भ्रूण का, हर एक बीज में भ्रूण होता है ना, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कहते क्या कि जब किसी बीज में भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है ना, रेस्टिंग स्टेज में रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज सुसुप्ता कहते हैं, सी डोमिनेंसी कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो आपको सबसे पहले इनका हम आपको डिफिनेशन दे दिए। अब इनके साथ आपको क्या बोला कि बीज सुसुप्ता जो है इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बीज सुसुप्ता का क्या रीजन है, क्या क्यों ये सोया हुआ अवस्था में रहता है, एक बीज के अंदर में भ्रूण जो है क्यों सोया हुआ स्टेज में रहता है, वो चीज के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, है ना। आइए देखिए,
बीज सुसुप्ता के कारण। आइए देखिए इसके क्या क्या कारण से। सबसे पहला कारण तो ये कि इसकी जो बीज कवच होती है, एक सीड है, सीड के चारों तरफ में जो छिलका आपको मिलेगा बीज के चारों तरफ में, उसे हम लोग बीज कवच कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि बीज कवच जो है वो अपारगम होते हैं। पारगम नहीं बोल रहे हैं, परमेबल नहीं बोल रहे हैं, है ना, परमेबल नहीं बोल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो होता है अपारगम होते हैं, है ना, अपारगम होते हैं, मतलब उनके बाहरी तरफ से उनमें न तो नमी उसको मिल रहा है, नहीं तो उनको पर्याप्त मात्रा में उन्हें ऑक्सीजन उनके थ्रू, स्किन के थ्रू जो है न ताप उनको मिल पा रहा है। तो ये होते हैं अर्धपारगम बोलते हैं। पारगम, अपारगम का होना, अपारगम का होना कोई भी चीजों का आदान प्रदान जो है वो स्किन के द्वारा, मतलब उनके जो छिलका है उसके द्वारा आदान प्रदान नहीं होगी। तो वही कहते हैं क्या कि बीज का सबसे पहले अपारगम का होना, ठीक है। दूसरा कहते हैं क्या कि बीज के अंदर में जो भ्रूण है अगर वो अविकसित है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो भी जो है आपको बीज सुसुप्ता अवस्था का ये रीजन हो सकते हैं। मतलब वो सोया हुआ स्टेज में रहेगा, कभी उसका डेवलपमेंट अच्छा से डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो जो ये सुसुप्ता अवस्था को तोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे वो बीज सुसुप्ता अवस्था में रहेगा। आगे, अगर बीज में एब्सिसिक एसिड, ध्यान दीजिएगा हम किसका बात बोल रहे हैं, एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ए भी कहते हैं, इसे एब्सिसिक एसिड भी हम लोग कहते हैं। और बीज सुसुप्ता का रीजन यह भी है, यदि बीज में एब्सिसिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो बीज सुसुप्ता का कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं क्या, अगला रीजन क्या है, तो कहते हैं क्या कि बीज सुसुप्ता का यह भी रीजन है कि इनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये किस स्टेज में रहेगा, तो बीज सुसुप्ता अवस्था में रहेंगे। चलिए कोई दिक्कत बाबू। तो अभी आपका ये 2 स्टेज हुआ, अब तीसरा जो इसका है वो भी हम लोगों को करना होगा। तीसरा क्या है, ये तो हम आपको कह दिए कि ये सारे चीजें हैं वो इसके कारण है। अब है कि बीज सुसुप्ता को तोड़े कैसे, मतलब उसको नींद से जगाएं कैसे कि वो जो है एक नन्हा सा जो भ्रूण है वो बीज के अंदर में सोया हुआ, उसको जगाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब खुद से आप लोग हम लोग भी अपना देख सकते हैं कैसे हम लोग जगते हैं ना। आगे है बीज सुसुप्ता के तोड़ने के उपाय। कैसे कैसे हम जो बीज सुसुप्ता को जो है तोड़ सकते हैं, कि एक बीज के अंदर नन्हा पौधा सोया उसको जगाना है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आप लोग देखे होंगे कि हमारे किसान भाई सब क्या करते हैं कि वो बेचारा जैसे गेहूं बोया, इन सबको बोने से पहले क्या करते हैं, उसको जल में भिगो देते हैं। हमारे गांव सब में तो उसे गोबर से उसको मिक्स कर देता है ना, ताकि वो मिक्स करने के पीछे और भी रीजंस हैं, है ना। तो एक तो चिड़िया वगैरह उनको खाए नहीं, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या होता है, उसको मॉइस्चराइजर ठीक ठाक से मिला हुआ रहेगा, ताकि उससे पौधा जो है एक बीज के अंदर जो नन्हा सा भ्रूण है जो पौधा बनेगा वो अच्छा से डेवलप कर पाए। तो सबसे पहले उसको भिगोया जाता है। तो हम कहते हैं आपको कि बीज सुसुप्ता को तोड़ने का पहला उपाय क्या है, अगर कोई घर में लड़का सोया हो तो उसको ऊपर पानी डाल दीजिए, देखिए अपने आप जग जाएगा। बस उसी तरह जो है बीज सुसुप्ता में सबसे पहले बीज को क्या करते हैं, भिगोया जाता है। तो ये बीज सुसुप्ता को तोड़ने का पहला उपाय कि जल में भिगोना चाहिए। नंबर दूसरा कहते हैं क्या कि कुछ रासायनिक पदार्थ का भी इस्तेमाल आजकल बीज सुसुप्ता को तोड़ने में करते हैं। क्या चीजें, तो कहते हैं क्या H2SO4, आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, है ना। H2, क्या कहते हैं हम लोग, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है ना, H2SO4। तो कहते हैं क्या कि ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 का उपयोग बीज को ट्रीटमेंट करने में,
मतलब बीज के ऊपर जो है कुछ मात्रा में इन्हें छिड़काव करने से फिर क्या होगा, वो आसानी से जो है वो विषुप्तावस्था को तोड़ देंगे और फिर पौधा जो है बाहर आएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं क्या, बीज सुसुप्ता को तोड़ने का अगला उपाय क्या है, कहते हैं कुछ हार्मोन्स जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बीज सुसुप्ता को तोड़ने में। तो कैसे, तो आप लोग ऑक्सिन का नाम सुने होंगे, जिबरेलिन का नाम सुने होंगे। तो कहते हैं ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन का इस्तेमाल जो है वो बीज सुसुप्ता को तोड़ने में करते हैं। मतलब इन दोनों हार्मोन को जो है आप बीज के ऊपर छिड़काव कर दीजिए और फिर उनको बो दीजिए, फिर वो क्या होगा, आराम से एक बीज से जो है पौधा वो बाहर आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और आखिरी जो बोलते हैं, एक बीज को पर्याप्त मात्रा में जल, तापमान, ऑक्सीजन अगर मिलता है तो वो फिर वो क्या हो जाएगा कि उसका बीज सुसुप्ता टूट जाएगा और एक नन्हा सा पौधा ग्रोथ कर जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, दूसरा पेज लेते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग असंग जनन, इसी बोलते हैं एपोमिक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। तो आपको पूछा गया है कि एपोमिक्सिस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ये लार्ज में रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ये आपको अगर पूछ सकता है तो मुश्किल से आप लोगों को 2 मार्क्स में दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो आपसे पूछा गया है कि असंग जनन क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, तो आप इसके जवाब में क्या बोलेंगे, आप ध्यानपूर्वक इनको सुनिएगा। क्या कहते हैं, असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो ही हमने कहा आपको कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन का स्थान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लेस कौन ले लेगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। असंग जनन में बिना युग्मक संलयन के ही जो है संतति की, ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, बिना युग्मक संलयन के। आपको इसका एग्जांपल हम इस तरह आपको बताना चाहेंगे। आप गुलाब का प्लांट देख सकते हैं, गुलाब के प्लांट में क्या उससे फल बनेगा, गुलाब का फल देखे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आखिर तब उसमें दूसरा पौधा कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को, कोई स्टेम को काट लिए और फिर उनको जो है हम लोग बोते हैं, यही ना करते हैं जी, है ना, कलम काट के उनका जो है हम लोग लगाते हैं और फिर तैयार करते हैं। मतलब यहाँ पर कि फ्लावर भी हुआ, यहाँ पर लैंगिक जनन हो सकता था, है ना, बन सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रकृति हमारी लैंगिक जनन की क्रिया यहाँ पर संभव नहीं हुआ। हाँ, इसकी डाली तोड़कर लगा दे तो फिर उससे नया पौधा बन सकता है। तो मतलब लैंगिक जनन का स्थान कौन ले लिया, अलैंगिक जनन। वही कह रहे हैं आपको कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, असंग जनन के बारे में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है विंकलर। विंकलर विंकलर ने जो है सबसे पहले जो है इनके बारे में बतलाया था, सबसे पहले विंकलर ने। ठीक है, विंकलर ने जो है इन्हें 1908 में, विंकलर ने 1908 में यह असंग जनन के बारे में बतलाया। इन्होंने कहा इसमें जो संतति की उत्पत्ति होगी वो बिना निषेचन के ही होगा, है ना, मतलब युग्मक, बिना युग्मक संलयन के ही जो है वो संतति की उत्पन्न हो। चलिए, तो आपका जो एपोमिक्सिस था ये शॉर्ट में रहता है, वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का तीसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है,
लघु बीजाणु जनन, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। एवं गुरु बीजाणु जनन, इसी को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर। जरा ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये आपको पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पूछा भी गया आपके बोर्ड एग्जाम में, आया भी है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का, और ये 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए देखिए क्या कहते हैं एक करके। तो कहता है कि लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा के गुरु बीजाणु जिसे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पूछा है। तो ये जो नियम है लिखने का, पहला आंसर का टिक देकर लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर इस प्रकार है, निम्नलिखित है, वो पहले आप लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है यहां पर अपने कॉपी को जो 2 बराबर भागों में इस तरह बांटेंगे, है ना। और एक तरफ में आप लिख सकते हैं लघु बीजाणु जनन और एक तरफ में आप लिख सकते हैं गुरु बीजाणु जनन, ये आप इनको लिख देंगे। ठीक है, अब एक करके पॉइंट करके जो है आपको अंतर लिखना है। सबसे पहला तो आपको इनको डिफाइन कर देना है, परिभाषा इनका दे देना है। क्या कहना है कि आपको पूछा कि लघु बीजाणु, तो आप कह सकते हैं लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को, लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर का बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। देखिए ये लघु बीजाणु, तो कहते हैं क्या लघु बीजाणु को आप यहां पर ना पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं, परागकण भी कह सकते हैं। तो हमने कहा आपको क्या कि माइक्रोस्पोर का लघु बीजाणु का बनने की क्रिया को, लघु बीजाणु का बनने की क्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में। और इधर जो है गुरु बीजाणु जनन, तो इसमें गुरु बीजाणु को हम लोग कहते हैं मेगास्पोर। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेगास्पोर है ना, कहते हैं मेगास्पोर के बनने की क्रिया को, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर के बनने की क्रिया को कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन या उसी को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। बच्चों आप इनको इस पे मत जाइए कि ये कितना बड़ा बड़ा टर्म लिखा हुआ है, ना इस पे कुछ नहीं जाने का जरूरत है। आप इनको इजिली जो है आप यहां पर इनको ध्यान में रख सकता है। आप मेरे साथ केवल जुड़े रहिए, सुनिए, देखिए, आपको आसानी से आप हर चीज आपको कंप्लीट होगा। और बाबू हम जैसा बोले हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगा। पूरा एक जो तैयारी के साथ जो है सब आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। हर एक चीज आप मेरे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को 2 से 4 दिन के अंदर जो है आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए, तो हमने क्या बोला आपको कि गुरु बीजाणु जनन में कि गुरु बीजाणु का मेगास्पोर का बनने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन या उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या कहते हैं बाबू, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि ये जो लघु बीजाणु जनन है ये क्रिया कहीं पर तो होगा ना। लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहां होती है, तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया जो होती है लघु बीजाणु धानी में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं उसे, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहां पर होता है, ये क्रिया होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। कहां पर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। इसी को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानी
इसी को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। मतलब माइक्रोस्पोर का निर्माण कहां होगा? लघु बीजाणुधानी में होगा। लघु बीजाणुधानी का मतलब एंथर है ना, परागकोश जिसे नहीं कहते हैं, यही है वो एंथर, लघु बीजाणु। ठीक है, इधर क्या हो, ये जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया ये कहां पर होगा? तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है गुरु बीजाणुधानी में। उसी को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। इसी को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, और इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, इसी को बोलते हैं हम लोग मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है बाबू, चलिए तो आप लोगों का यहां पर 2 पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट में आइए, ये जो लघु बीजाणु जनन है ना, इसके द्वारा ना अनेकों माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन एक बार अगर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होगी तो अनेकों माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, है ना। एक से अधिक माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, एक से अधिक लघु बीजाणु का निर्माण होगा। लेकिन ये जो गुरु बीजाणु जनन है ना, जिससे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसके द्वारा एक बार में एक ही मेगा स्पोर बनेगा। एक बार में कितना? एक ही गो मेगा स्पोर बनेगा। इसमें क्या हो गया? तो अनेकों मैक्रोस्पोर बनेगा, अनेकों बहुत सारा। लेकिन ये जो है ये मेगा स्पोरोजेनेसिस में, इसमें केवल एक मेगा स्पोर बनेगा। बच्चों ध्यान रखिए। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? तो हम लोगों का जो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, ये हम लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग का अगला सवाल क्या है, जाते हैं। चलिए, अब हम लोगों का अगला सवाल है इसी से कि ये जो माइक्रोस्पोर है ना, देखिए ये माइक्रोस्पोर है, इसका एक डायग्राम बनाना होगा, है ना। चलिए देखिए, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 चेक किया जाए। ये हम लोगों का था तीसरा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं हम लोगों का? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं परागकण। इसी को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही हम लोग कहते हैं, अभी जो बोले आपको, बीजाणु बोलते हैं, लघु बीजाणु। इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। ये था ना। आइए, अब जो ये माइक्रोस्पोर है, इसके डायग्राम तो जो है आप लोगों को सामने में बनाते हैं, देखिएगा क्या होता है। देखो कलर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, देखिए ये आपको दिख रहा है, एक परागकण का ये डायग्राम आपको बना रहा है यहां पर। देखिए अब ये डायग्राम बन गया है। ठीक है, ये जो इसके बाहर में जो आपको स्टार के तरह डिजाइन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अलग भी रह सकता है ना। सब बहुत सारे प्रकरण अलग अलग डिजाइनिंग के होते हैं, कोई अंडाकार, कोई गोलाकार, या कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये सबसे परागकण का सबसे जो बाहरी जो है ना, वो बाहरी जो लेयर है सबसे, उसी को बोलते हैं एक्साइन। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यचोल। ठीक है, ये एक्साइन है। चलिए, अब इसके जो अंदर यहां जो ये वाला दीवार है, इसी को हम लोग कहते हैं इंडाई। इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःचोल।
ठीक है बाबू। चलिए आइए, अब यहाँ पर आपको एक परागकण के अंदर में जो है दो गो आपको लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है। इसमें इस तरह से पानी के समान तरल पदार्थ रहा, देखिए। तो ये जो बड़ा वाला है ये दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं कायिक कोशिका। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है कायिक कोशिका। और ये जो नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटी वाली, इसी को हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका, इसी को हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। और इसके नीचे में देखिए छोटा सा एगो होल दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं जर्म पोर, इसी को बोलते हैं जनन छिद्र। चलिए देखिए, आपके सामने में पूरा जो पोलन ग्रेन है उसका हम आपको जो है डायग्राम जो है वो बना दिए है ना। आइए आप इनको इसको देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया, इनमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको वो कंप्लीट करेगा। वो एक चीज के समझिए पहले क्या बोल रहे हैं। ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का जो ये एक्साइन है ना, ये एक्साइन एक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, और वो रासायनिक पदार्थ को हम लोग कहते हैं स्प्रोपोलेनिन। क्या कहते हैं उसे? स्प्रो। तो ये जो एक्साइन है ना, ये एक्साइन जो बनी होती है, ये जो एक्साइन बनी होती है वो बनी होती है स्प्रोपोलेनिन की। ये बनी होती है स्प्रोपोलेनिन नामक एक केमिकल सबस्टांस का। ये केमिकल सबस्टांस खतरनाक होता है, इसके ऊपर धूप का, दबाव का, है ना, वायुमंडलीय तापमान, इस सब का कुछ मतलब नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इतना ये लाजवाब चीज होता है। तो परागकण का जो बाह्य जो दीवार होती है, जिसे बाह्यचोल कहते हैं, वो एक केमिकल सबस्टांस स्प्रोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक है, अब आगे इसके ठीक अंदर वाले जो दीवार जिसे इंटाइन कहते हैं ना, ये इंटाइन जो है ऐसे मुख्य रूप से जो बनी होती है वो सेल्यूलोज का, लेकिन इसके साथ में पैक्टिन भी पाई जाती है। मतलब ये सेल्यूलोज सॉरी जो इंटाइन है ये सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, ये दोनों चीजों का बना होता है। ये किसका बनाता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो ये भी जो है दमदार ही पार्ट्स होते हैं, ये इनके पूरे स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, अब आगे अब हम लोग इंटर करेंगे पोलन ग्रेन के अंदर, लेकिन उससे पहले ये जो स्प्रोपोलेनिन है इसके बारे में ये जो एक्साइन है, पूरा जो एक्साइन है वो स्प्रोपोलेनिन का बना होता है। लेकिन जहां पर ये जो आपको छोटा सा होल मिला, जिसे हम लोग जर्मपोर कहते हैं ना, इस जर्मपोर के ऊपर पर स्प्रोपोलेनिन नहीं पाई जाती है। इसके ऊपर जो है ये स्प्रोपोलेनिन आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ये ध्यान में रखिएगा कि पोलन ग्रेन का एक परागकण का जो जर्मपोर होता है, जनन छिद्र होता है ना, इनके ऊपर पर जो है आपको स्प्रोपोलेनिन नहीं मिलेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या क्या कि ये जो अंदर में परागकण के अंदर में आपको दो गो यहां पर सेल मिल रहा है, दो सेल मिल रहा है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि एक परागकण अपने जो एंथर से झड़ते हैं, अपने जो परागकोश से जो निकलते हैं, वो टू सेल स्टेज में निकलते हैं। दो सेल, देखिए एक परागकण, इसके अंदर में दो कोशिका, एक कोशिका ये पूरे और एक कोशिका ये, दो कोशिकीय अवस्था में एक परागकोश से जो है परागकण बाहर निकलेंगे। ठीक है बाबू, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब एक बार में रखना चाहिए हम लोगों को कि एक एक चीज किसके बारे में जानकारी हमको होना चाहिए कि कितने दो सेल स्टेज, 3 सेल, 4 सेल, कितने सेल स्टेज में, तो बोलेंगे 2 सेल स्टेज की अवस्था में, यानी दो कोशिकीय अवस्था में एक परागकण एंथर से यानी परागकोश से निकलती है। अब आइए इसमें जो बड़ी वाली है, यह जरा देख लीजिए, कायिक कोशिका, इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो केंद्रक है ना, इसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस है ना, उसे हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या उसी बोलेंगे कायिक केंद्रक। ठीक है, और ये जो
कायिक कोशिका है और इसमें जो केंद्रक है वो बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अपेक्षा ये जो जनन कोशिका है ना, ये जनरेटिव सेल है, उसके अपेक्षा तो हमने कहा इसमें जो बड़ी वाली कोशिका है इसे कायिक कोशिका कहते हैं। मेरे दोस्त यही वो कायिक कोशिका है जो आगे चलकर जब पोलन ग्रैंड निकलकर दूसरे स्टिग्मा पर जब पहुंचेंगे, जाके वर्तिका पहुंचेंगे, तो वहां पर जब ओस गिरेंगे तो पोलन ट्यूब बनेगा, पाइप बनेगा। तो वो जो पाइप बनाने का जो काम करता है ना, यही कायिक कोशिका काम करेगा। यही कायिक कोशिका जो है पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीजों को कि कायिक कोशिका जो है इसे हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। इसे ट्यूब सेल भी, क्योंकि यही पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। ठीक है बाबू। और अब जो नीचे वाली जो सेल है जिसे हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं, ये जनरेटिव सेल छोटी होती है इसके मुकाबले कायिक कोशिका का, तो ये छोटी होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि एक पोलन ग्रैंड में छोटी कोशिका कौन है, तो पोलन ग्रैंड में छोटी कोशिका जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। बड़ी कोशिका कौन है, तो बोलेंगे कायिक कोशिका। ठीक है। अब ये जनरेटिव सेल क्या काम करते हैं, तो कहते हैं यही वो जनरेटिव सेल है जो एक परागकण से दो नरयुग्मक का निर्माण करेगा। यही जनरेटिव सेल आगे चलकर डिवाइड होकर जो है दो वो जो है नर युग्मक, दो मेल गैमीट का निर्माण करते हैं। कितना मेल गैमीट का, दो मेल गैमीट का, दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है बाबू। चलिए, तो आप लोगों को पोलन ग्रैंड की जो परागकण की जितनी सारी जानकारियां जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता था, वो सारी चीजें हम आप लोगों का कंप्लीट कर दी। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है, क्या चीजें हैं सिलेक्टेड। चलिए अब जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्या कहते हैं, जैसा कि मेरा आदत है शुरुआत लॉन्ग क्वेश्चन से करने का, लेकिन आज आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन से ना करके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन शुरुआत किए हैं। लेकिन अब बारी है एक लॉन्ग क्वेश्चन का। कमाल का क्वेश्चन है, आप केवल इसको ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आने का चांस पूरा है और आप इजी से आप लिख पाओगे। देखिए हम जितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पर बोलते हैं उसका एकदम आप केवल सुनिए। आपको जब ये नोट्स आपको मिल जाएगा तो अपने लिए बहुत इजी, एकदम बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं। आपको हर एक चीज हम देने के लिए तैयार है, प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सीरियस हो जाइए, आप तैयार हो जाइए कि नहीं हमको करना है, हमको बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट करना है ना। तब ये नहीं तो ये क्या हो रहा है कि अभी हमको लगता है पता नहीं टेंशन स्टूडेंट को हाई कि क्या कर रहा है, आराम से अपना जो भी चाहे बहुत एकदम सुस्त से, नहीं रफ्तार बढ़ाइए। आप बोलेंगे सर हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब होता है कि आपके अंदर वो चीजें जो बाकी से अलग करता है आपको। आप क्या देख रहे हैं कि वह 1 घंटा पढ़ रहा है, चल, अरे क्या मतलब है, आप अपना बेस्ट करने के लिए रात दिन कर दीजिए। समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है, आप ये देखते रह जाइए। और आपके सामने में जो है फरवरी घुस गया, लीजिए यहाँ पर आ गए हम लोग, देख लीजिए डेट कितना है हम लोगों का, है ना। तो समय नहीं बचा है, आप ये आज 10 दिन 8 दिन 7 दिन यही है, इसी में जो करना है कर लीजिए बस, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। समय जो है आपका एक टाइम टेबल कर लीजिए, एकदम लगातार, एकदम शुरुआती से करके लॉन्ग क्वेश्चन एकदम हर सब्जेक्ट का एकदम कि कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन सर एकदम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को सुनिए और पूरा एकदम लॉन्ग क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर वाले वो सब क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर जो आपके सामने आता है ऑब्जेक्टिव एकदम आराम से अच्छा से पढ़ के उसका दूंगा। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग कहां पर, अगला क्वेश्चन। क्या हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हम लोगों का छठा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले। क्या कहते हैं आपको, अभी तुरंत बात की हम लोग, लघु बीजाणुधानी। जरा गौर कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किनका, कहते हैं क्या, माइक्रो एस्पोरेंजियम। ये जो लघु बीजाणुधानी है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो एस्पोरेंजियम कहते हैं। इस माइक्रो एस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, इनके संरचना को बनाने के लिए आता है और इनके बारे में वर्णन करने के लिए आता है। 5 मार्क्स में आता है। ठीक है बच्चों, तो आप रेडी रहिए। सवाल है आप लोगों का कि लघु बीजाणुधानी के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए और इनके विभिन्न जो स्तर है उनके
स्तर के काम को लिखिए या काम के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा आपको कि अब आपके सामने में दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हम लोग एक एक करके इनके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी लेयर हैं, हर वो लेयर को हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग के सामने हम डायग्राम बना देते हैं। ऐसे ही सब में टाइम लगता है, लेकिन क्या करें। इन्हीं की डायग्राम छोड़ के जो है ना, उधर चाय पानी नाश्ता पानी करने नहीं चले जाएंगे, वीडियो को देखते रहना है। एकदम बच्चा सब तो खतरनाक सब मिला है हमको। देखा कि मास्टर इधर डायग्राम बनाने में, तब तक चलो सुसु करके आ जाते हैं छोटा कहेगा। ये पूरे पे करने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। हम लोगों को कोई एक चंबर, यहाँ 4 पार्ट दिख रहा है ना, 1 2 3 4 है ना, इसमें 4 मिनट एक तुम केवल शो करना। आइए, एक लेयर तो बन गया, अब दूसरा लेयर का इंतजाम किया जाए। दूसरा लेयर का इंतजाम इस तरह से, दूसरा लेयर रेड कलर का दे दिए, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, मोटू टाइप का। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए अब अगला जो है, अगला जो लेयर है वो दो तीन लेयर रह सकता है, लेकिन हम लोग एक लेयर में ही काम चला रहे हैं। ठीक है, और अगला जो हम बात करेंगे थोड़ा पतलू टाइप का, ताकि आप लोगों को अच्छा से शो हो पाए, नहीं तो कुछ और। हाँ, ये हो गया। अब इसके अंदर में आपका माइक्रो स्पोर जो है वो दिख रहा है, देखिए। वाह, चलिए देखिए इस तरह से इसके अंदर माइक्रो स्पोर है। अब चलिए एक एक करके इसका जो नाम है वो सब आपको हमको इसका जो लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग, लेकिन उससे पहले यहां पर लिख दीजिए FIG। किसका डायग्राम बना रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम का, एंथर का, है ना। यहां पर लिख दीजिएगा डायग्राम है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम, या तो इसी को आप कह सकते हैं एंथर। ठीक है बाबू, अब एक करके नाम जो है, उनका नाम, जो लेयर का नाम है उनको जो नोट कर देते हैं। क्या क्या नाम है इनका? इसमें हम सादा वाला ही ठीक लग रहा है। देखिए सबसे जो बाहर जो आपको लेयर दिख रहा है, ये बाहर वाले जो लेयर आपको दिख रहा है, अगर हम चाहे तो इनको अगेन थोड़ा सा एक लुक दे सकते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। हम नहीं चाह रहे थे करने के लिए, लेकिन डिमांड है। आइए देखिए, आपको दिख रहा है सबसे बाहर वाले जो आप लेयर थे, सबसे बाहर वाले, इन सबसे बाहर वाले लेयर को ही हम लोग कहते हैं इपिडर्मिस। सबसे बाहर लेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं इपिडर्मिस। इसको आप चाहे तो बाह्य त्वचा कह सकते हैं, जैसे इपिडर्मिस आप लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, सोचना नहीं है। अगला इसके अंदर जो रेड कलर वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला,
इसका नाम है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। और इसी को जो है, अगर आप हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःस्थिसियम कहते हैं। इसका नाम है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। हाँ, लेकिन इसको जब हिंदी में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं अंतःस्थिसियम। चलिए आइए, अब दो गया। अब इसके अंदर वाले जो पतला वाला जो लेयर दिख रहा है, पतला वाला, इस पतले वाले लेयर को कहा जाता है मिडिल लेयर। मेरे दोस्त, मिडिल लेयर एक लेयर कभी बन सकता है, या एक से ज्यादा लेयर कभी बन सकता है, 2 लेयर 3 लेयर तक बना रहता है। ठीक है, देखिए इसका नाम है मिडिल लेयर। अब इसे मिडिल लेयर भी लिख सकते हैं या मध्य स्तर भी लिख सकते हैं, आपके लिए जो अच्छा होगा वही हम लिखेंगे, है ना। मिडिल लेयर भी लिख सकते हैं, मध्य स्तर भी लिख सकते हैं। अब आगे, अब आते हैं यहां पर, ये जो आपको स्टार के तरह जो थोड़ा सा अलग इमेज दिख रहा है ना, तो इस बेचारे का नाम ही है सबसे खतरनाक टेपेटम लेयर। टेपेटम स्तर, ये टेपेटम लेयर इसे बोलते हैं टेपिटम अस्तर। क्या अस्तर द अस्टर हो जाता है। चलिए, आपके सामने में डायग्राम भी बना दिए, पूरा जो इनके जो नाम है वो भी आपके सामने में दर्शा दिए हैं। कहां चला गया? इतना छोटा हो जाएगा तो फिर बच्चा को दिखेगा नहीं, कि बच्चा तो जूम करके देखने वाला है। देखिए आपको क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। देखिए सबसे बाहर वाला जो लेयर है ना बाबू, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके ठीक अंदर वाले स्तर को कहते हैं इंडोथीसियम। ठीक इसके और नीचे स्तर है उसे मिडिल लेयर, और सबसे अंदर में जो आपको दिख रहा है ये स्टार के तरह स्ट्रक्चर में, उसे टेपिटम लेयर कहते हैं। अब आइए इनको थोड़ा समझिए हम क्या कह रहे हैं। ये तो हमने आपको पहले बाहरी लेयर से बोल रहा है, अब एक करके इनके बारे में बात कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम लघु बीजाणुधानी का है, जिसे हम लोग मैक्रो स्पोरेंजियम या एंथर पराकोस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्रोस्पोरेंजियम है, इनके एक एक लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर है हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एपिडर्मिस मैक्रोस्पोरेंजियम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी स्तर है। और ये जो सबसे बाहरी स्तर है जब आगे विकसित होती है, डेवलप होती है, तो इनकी कोशिका आगे चलकर जो है ये चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है इनकी कोशिका। और ये कमाल का काम करते हैं, ये बाहरी आघात से, बाहरी चोट से सुरक्षा देती है बाकी के लेयर्स को, बाकी के दीवार को, पोलन ग्रैन को जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है ये एपिडर्मिस। ठीक है जी, अब आगे इंडोथीसियम। इंडोथीसियम क्या करते हैं, तो कहते हैं क्या कि ये जो इंडोथीसियम है, आप इंडोथीसियम को यहां पर देख लीजिए, जरा हम इसमें गहराई देना चाहेंगे। इंडोथीसियम जो है, ये जो आपको ऐसे लेयर बनाए, तो सब जगह पर ये पूरा जो लेयर है वो एक रंग का, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से यहां से ये लेयर है, एक रंग का, ये जो ये लेयर बनाए एक रंग का, ये जो लेयर है एक जैसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर पतला होगा। अगर आप देखना चाहे तो आपको इस तरह करके दिखाते हैं, देखिए सामने, देखिए सामने कितना इधर हो गया, इधर पूरा मोटा हो गया, लेकिन इस जगह और इस जगह के बीच में आप देखिए, ये दोनों के जो बीच है, यहां पर और यहां पर बीच में देखिए पतला दिख रहा है ना। ये जो पतला है उनके पीछे वो पतला होना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा स्थिति जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जाकर आगे चलकर जो है इंडोथीसियम टूटेगा, फटेगा। और ये जो पतली वाली जो दीवार है, इसी पतली वाली दीवार को स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसे? स्टोमियम। स्टोमियम। ध्यान दिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। एकदम याद रखिएगा कि ये जो इंडोथीसियम है ना, इंडोथीसियम का जो दीवार है वो चारों तरफ से जो दीवार रहते हैं ना,
हर जगह सेम मोटी नहीं रहती है, कहीं पर पतली भी रहती है। जो पतली हुई ना, पतली होने के कारण उन्हें हम लोग स्टोमियम कहते हैं, और वो जगह होता है वीक पॉइंट, मतलब वहीं पर वो टूटेगा, फटेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो ये जो इंडोथीसियम है, ये इंडोथीसियम क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले कि ये बेचारा जो है परागकोश को फटने में मदद, तभी तो पोलन ग्रेन निकल के इधर उधर फैलेगा ना, तो ये फटने में मदद करता है। दूसरा, ये जो होता है आर्द्रता ग्राही होते हैं, मतलब नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि कि मतलब नमी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो धीरे धीरे पोलन ये जो पूरा जो है वो सड़ ना जाएगा ना, तो ये क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उनकी कोशिका में एक कैपेसिटी होती है कि वाटर को, ये जो भी नमी मॉइस्चराइजर उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, वही बोलता है ये आर्द्रता ग्राही होते हैं। आर्द्रता ग्राही के साथ ये जो है इंडोथीसियम परागकोश को फटने में, परागकोश को टूटने में जो है मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए हो गया, अब आपको ये क्लियर कर दिया आप लोगों को। और इसके जो जहां पर पतली दीवार होगा, इंडोथीसियम का पतला वाले भाग होगा, उसे हम लोग स्टोमियम क्या कहते हैं, इसे बच्चों स्टोमियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो बात कर रहे हैं मिडिल लेयर, क्या कहते हैं, तो आप इस तरह कहते हैं इंडोथीसियम के ठीक नीचे एक दीवार पाई जाती है, जो एक स्तर की बनी हो सकती है या तो फिर 1 से 3 स्तर की बनी हो सकती है। ठीक है, इनकी जो कोशिका है, इनकी कोशिका मदद करते हैं किस चीज में, कहते हैं कि माइक्रोस्पोर जब बन रहे होते हैं ना, माइक्रोस्पोर जब डेवलप कर रहे होते हैं, तो उस लघु बीजाणु जनन जो कोशिका, लघु बीजाणु जनन जो कोशिका होते हैं ना, वही बोल रहे हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो सेल होते हैं ना, उस सेल को ये बेचारा क्या करते हैं कि पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए ये मिडिल लेयर का काम खत्म कर दिया। अब आता है टेपिटम लेयर, ये लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है क्या कि ये जो टेपिटम लेयर है, टेपिटम लेयर परागकोश के मतलब लघु बीजाणुधानी के इनर मोस्ट लेयर है, सबसे आंतरिक स्तर है। और ये आंतरिक स्तर होने के साथ इनकी जो कोशिका है वो सघन जीवद्रव्य से भरा रहता है, सघन जीवद्रव्य से ये इनका जो कोशिका भरा रहता है। और इसकी कोशिका क्या करते हैं, तो इनकी कोशिका परागकण के डेवलपमेंट के समय, परागकण के विकास के समय में ये पोषण प्रदान करती है। कौन, ये टेपिटम स्तर। चलिए ठीक है बच्चों, तो हमने आपको यहां पर ये क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करके कंप्लीट कर दिए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ हम एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे हम जिक्र करेंगे। स्पेशल एक क्वेश्चन इसमें यहीं से कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। क्या सवाल रहेगा, तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि टेपिटम स्तर क्या है, आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर था 6, हम लोगों का जो है हम यहाँ 7 नंबर ये बना देते हैं। आपको एक सामने जो क्वेश्चन जो बना हुआ है उनको लेकर आपको पूछा जाएगा टेपिटम लेयर टेपिटम स्तर, टेपिटम स्तर क्या है, इसके 2 कार्य लिखे। टेपिटम स्तर क्या है, इसके 2 कार्य को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो क्या बोलेंगे, आपको पूछेगा टेपिटम स्तर, तो क्या बोलेंगे आप, इस तरह जवाब इनका दे सकते हैं। कहते हैं परागकोश के, रिकॉर्ड कीजिएगा, कहते हैं परागकोश के सबसे आंतरिक स्तर को टेपिटम स्तर कहते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं टेपिटम स्तर परागकोश की सबसे आंतरिक स्तर है, जिसकी कोशिका सघन जीवद्रव्य से भरा रहता है, जिसकी कोशिका सघन जीवद्रव्य से भरा रहता है। ये कोशिका यानी ये लेयर जो है टेपिटम स्तर परागकण के विकास के समय में न्यूट्रिशन, भोजन है ना, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ध्यान में रखे क्या बोले, हमने एक बार फिर से बोला, हमने कहा आपको क्या कि ये जो टेपिटम लेयर है वो क्या है, तो आप इस तरह कह सकते हैं। हमने कहा कि टेपिटम स्तर, गौर कीजिएगा, बोले टेपिटम स्तर परागकोश की या तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक स्तर है, जिसकी कोशिका सघन जीवद्रव्य से भरा रहता है, जिसकी कोशिका सघन जीवद्रव्य से भरा रहता है। और यह लेयर परागकण के विकास के समय में मदद प्रदान करती है, हेल्प करती है ना। तो आप डायरेक्ट बोलना चाहे बोल सकते हैं परागकण के विकास में मदद करती है। चलिए हो गया, आइए
अब आते हैं क्या किस चीज में कि इनके कार्य के बारे में, इनके काम क्या क्या है। तो इनके जो काम है, क्या क्या काम है, तो कार्य लिख के आप इसे डैश दे दीजिएगा। क्या पहला काम बोल सकते हैं इनको कि एक परागकण में जो एक्साइन होते हैं, परागकण में जो बाह्यचोल होते हैं, परागकण के बाह्यचोल का निर्माण यही लेयर करते हैं, टेपिटम लेयर। सबसे पहला काम हमने आपको क्या बोला कि परागकण के बाह्यचोल का निर्माण करना, परागकण के एक्साइन का निर्माण करना इसका काम है। नंबर दूसरा, ये आपको परिभाषा में ही आपको उसमें जोड़े थे कि परागकण के विकास के समय में उन्हें पोषण प्रदान करना। जब परागकण जो है जब वो डेवलप कर रहे होते हैं ना, उस समय इन्हें क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो दो इनका फंक्शन था वो हम आपको क्लियर कर दिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का अगला जो सवाल है, उस सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अब क्या है, 8 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ, पॉली एम्ब्रियोनी। हम बात करें किसका, पॉली एम्ब्रियोनी। इसी को हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता। चलिए देखिए, आपसे पूछा गया सवाल में पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता क्या है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या आपका, बहुभ्रूणता क्या है, इसके प्रकार, बहुभ्रूणता का रीजंस, इसके क्या क्या कारण है जो बहुभ्रूणता बनती है, और फिर अंत में इसके इंपॉर्टेंस। आपको ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में इसको पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता क्या है, इसके प्रकार, और इनके बहुभ्रूणता होने का कारण, और इनके जो इंपॉर्टेंस है, इनके जो महत्व है, उनके बारे में बोलने के लिए, ना उनके बारे में लिखने के लिए। चलिए आइए तो एक एक करके जो हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों के सामने में जो सवाल है वो है पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, बहुभ्रूणता क्या है। तो आप इसके जवाब में क्या बोलोगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं क्या कि जब किसी बीज में, जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं कि जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित रहते हैं, जब किसी बीज में, जब किसी सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहते हैं, तो बीज की इस अवस्था को, तो बीज की इस स्टेज को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। हमने कहा, आपको पूछा गया बहुभ्रूणता क्या, क्या जवाब देंगे। हमने कहा किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित रहना, कहते हैं किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित रहना, यह अवस्था कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। नाम ही देखिए ना क्या लिखा है, बहुभ्रूणता। मतलब एक ही को सीड है और एक ही सीड में बहुत सारा भ्रूण है, मतलब एक ही सीड से कई सारे पौधे निकल सकते हैं। एक ही सीड है लेकिन भ्रूण ज्यादा होने के कारण एक ही बीज में कई सारे पौधे निकल सकते हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों को कहां देखने के लिए मिला है, एक बार याद कीजिए। आप आम का अगर देखे होंगे, आम का अगर बीज, तो आप देखेंगे एक ही को आम के बीज से 2 गो पौधा निकला हुआ, गौर कीजिए। या तो अगर नींबू का अगर देखे होंगे या संतरा का देखेंगे तो एक ही बीज से आपको 2 गो 3 गो जो है पौधा निकला हुआ दिखता है। ये इसलिए 3 पौधा बना, 2 पौधा बना, क्योंकि उस सीड के अंदर में अगर 2 भ्रूण है तो 2 गो पौधा बनेगा, 3 भ्रूण है तो 3 पौधा बनेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो हमने कहा इस बहुभ्रूणता के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले थे ना, वो कमाल के साइंटिस्ट, उसका नाम है बेचारे का एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। देखिए इसी का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। देखिए इन्होंने जो है 1719 में, ध्यान दीजिएगा 1719 का बात बोल रहे हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। देखिए
ये आपको लग रहा है कहीं से कि आदमी का नाम रहे, ये पूरा का पूरा लग रहा है कि एड्रेस है ना, बोलिए क्या, एंटोनी वान ल्यूएन हॉक, पूरा एड्रेस दे दिया आपको, लीजिए इसका। तो सोचो इसका माँ बाप कितना गंदा होगा, छोटा क्या का एंटोनी, या इसका बाप का नाम, माय का नाम, ये घर का नाम है ना, ये पूरा उसका एकदम पूरा दे दिया। आइए सुनिए, है छोड़िए। पॉल एम्ब्रियोनी जो है, ये पॉल एम्ब्रियोनी को सबसे पहले, पॉल एम्ब्रियोनी के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे, उस बेचारे का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1719 में जो है, इन्होंने सबसे पहले पॉल एम्ब्रियोनी के बारे में बतलाया था। ठीक है, पॉल एम्ब्रियोनी जो है, ये इनको संतरे के बीज में देखा गया है ना। इसके अलावा और भी है जिनमें ये पाया जाता है। आइए अब एक करके हम जो बात करेंगे कि पॉल एम्ब्रियोनी का, अब पढ़ेंगे इसका टाइप, प्रकार, कि पॉल एम्ब्रियोनी कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बहुभ्रूणता है, बहुभ्रूणता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल एम्ब्रियोनी क्या क्या है। तो सबसे पहले ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्य बहुभ्रूणता, पहला नंबर। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, इसी को हम लोग बोलते हैं असत्य बहुभ्रूणता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉल एम्ब्रियोनी, या इसी को हम लोग बोलते हैं असत्य बहुभ्रूणता। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम दोनों को इसको डिफाइन करते हैं ना, बहुत इजीली से आपको समझ में आएगा, एग्जांपल बहुत इजी समझ में आएगा। क्या करें, सबसे पहले ट्रू पॉल एम्ब्रियोनी, सत्य बहुभ्रूणता क्या बोलेंगे। तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि जब एक भ्रूणकोश के द्वारा, जब एक भ्रूणकोश के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होती है, जब एक भ्रूणकोश के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होती है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होती है, तो उसे हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। बच्चा हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब किसी बीज में एक भ्रूणकोश के द्वारा, जब किसी बीज में एक भ्रूणकोश के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, या तो फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू पॉल एम्ब्रियोनी। ये आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए आपको जो मिलेगा वो किसमें, तो कहते हैं सबसे पहले आपको नींबू में इसमें मिलेगा आपको ट्रू पॉल एम्ब्रियोनी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आपको बताते हैं, आप लोग पाइनस का नाम सुने हैं, उसमें मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। ठीक है, आइए अब आते हैं किसमें, फॉल्स पॉल एम्ब्रियोनी, फॉल्स, झूठा। ये फॉल्स पॉल एम्ब्रियोनी जो है वो किसमें, क्या चीज है, क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक भ्रूणकोश के द्वारा, गौर कीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक भ्रूणकोश के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होती है। बोले जब दो या दो से अधिक भ्रूणकोश के द्वारा एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स पॉल एम्ब्रियोनी। ये उसी को क्या कहता है, असत्य बहुभ्रूणता। ये किसमें देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा आपको लोटस में, कमल में। ये किसमें देखने के लिए मिलेगा, पोस्ता में। ये किसमें देखने के लिए मिलेगा, ऑर्किड में, ऑर्किड के सीड में। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का जो है, इनके बहुभ्रूणता का जो आप लोगों का प्रकार था, वो प्रकार भी हम कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं बहुभ्रूणता के होने के कारण। क्या क्या कारण है जो एक ही सीड से एक से ज्यादा पौधा बन रहा है, या कैसे, आखिर क्या रीजन है इसके, क्या क्या हो सकता है जिनकी वजह से होती है ना। आइए देखिए, तो बहुभ्रूणता के कारण, बहुभ्रूणता के रीजन, बहुभ्रूणता के कारण, आइए देखिए क्या क्या इसका कारण है बहुभ्रूणता का। तो सबसे पहला कारण क्या है, कहते हैं क्या, एक भ्रूणकोश में
एक एम्ब्रियो सैक में, हम भ्रूण कोष बोल रहे हैं, ये ध्यान दिए, भ्रूण कोष, इसी को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। कहते हैं एक भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण निर्माण होने के कारण, एक भ्रूण कोष में जब एक से ज्यादा भ्रूण बन जाता है ना, तो फिर एक बीज से कई पौधा बनती है। हो गया। नंबर दूसरा, कहते हैं निषेचन के बाद जब युग्मनज बनती है तो वो युग्मनज कई भागों में टूट जाती है और वो सभी टूटे हुए भागों से फिर अलग अलग भ्रूण बनती है। अगला, भ्रूण कोष में उपस्थित और भी जो कोशिका है, ये आपके सामने में भ्रूण कोष है, बीच में यहां एक सेल है, यहां पर ये सहायक कोशिका है, बीच में ये द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ऊपर में ये 3 गो सेल है जिसे हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। इन सारे कोशिकाओं में से किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाती है, या तो फिर इनके चारों तरफ में बाहर में जो इनकी कोशिका है, इनके बाहर में जो कोशिका है, भ्रूण कोष के बाहरी कोशिका से भी भ्रूण बन सकती है, बन जाती है ना। तो बाहरी कोशिका से भ्रूण बनने से भी ये पॉलीम्ब्रियोनी दिखाई देती है। तो ये सारे रीजंस थे जो आप लोगों को बताए बहुभ्रूणता का कारण। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंस, इसके जो महत्व है वो क्या महत्व है, उनका महत्व को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता के महत्व, इंपॉर्टेंस। क्या महत्व है इनका? तो सबसे पहला आपको बता दें, इनमें जितने भी पौधे बनेंगे वो एक समान, एक जैसा होता है, एक समान पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। नंबर दूसरा, इनमें जो प्लांट संतति की जो उत्पत्ति हो, ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, वो प्लांट की जो उत्पत्ति होगा, उसमें जो है मातृ जो है उनके क्रोमोसोम इसमें, मतलब उनके जो है गुण इसमें दिखाई देगा, है ना। मातृ जिससे ये तैयार होगा ना, तो मातृ जो है, मातृ कोशिका का जो गुण है वो आपको ये पुत्री कोशिका में दिखाई देगा। यानी मातृ प्लांट का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो इसके डॉटर प्लांट में दिखेगा। ठीक है। चलिए, इनके दोनों जो है आपको इंपॉर्टेंस जो है वो आपको क्लियर कर दी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है। चलिए, अगला जो सवाल है बहुत ही सुंदर सवाल हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिसंलयन। आइए देखिए, इसी को क्या बोल रहे हैं? त्रिसंलयन। आप इनको समझिए, ट्रिपल फ्यूजन हाई क्या, किसको बोलेंगे? तो जब आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाए थे ना, तो बाबू उस समय में आपसे हम जिक्र किए थे, लेकिन पता नहीं उस समय आप ध्यान दिए या नहीं दिए। अगर नहीं दिए हैं तो आप इस सेशन को पूरा कर लीजिए और उसके बाद वहां चले जाइए, जो इसका पार्ट 1 जो वीडियो है, इनके पार्ट 1 वीडियो को, चैप्टर 2 का पार्ट 1, इसका जो है चैप्टर 2 का आपका टोटल 3 वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव वाला होगा जो कंप्लीट एक साथ कर दिए, और एक तो पार्ट 1 जो सब्जेक्टिव है, दूसरा पार्ट 2 जो अभी आप देख पा रहे हैं ना। तो आप पार्ट 1 को अच्छा से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए आइए, तो हमने कहा तो क्या, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, क्या होता है ये त्रिसंलयन? तो आपको बता दें, हम पहले आपके सामने में ये अपने भाषा से आप लोगों को क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं कि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है, फ्यूज करते हैं। दूसरा नर युग्मक, सेकेंड मेल गैमीट जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करती है। अब फ्यूज करने के बाद जो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है, जिसमें 3 केंद्रक का संलयन होती है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। आइए देखिए, हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं सेकेंड मेल गैमीट, है ना, और इधर बात कर रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। आप इसे चाहे तो बोल सकते हैं दूसरा नर युग्मक, और इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। अब जरा गौर कीजिए क्या कह रहे हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर n होता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ठीक है बाबू। अब इन दोनों को जब फ्यूज करोगे ना,
देखिए ये दोनों को जब फ्यूज करोगे, जब इसको संलयन करोगे तो यहां पर बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब जरा गौर कीजिए, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होती है, यहां पर n है, यहां पर 2n, तो 2n और n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n। ठीक है, तो ये 3n यहां पर बने। तो हमने का आपको पूछा गया ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो आप इनके जो है डिफिनेशन में आप इस तरह कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, कहते हैं कि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है, जिसमें 3 केंद्रक का संलयन होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, या तो फिर इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। एक बार फिर से हमने कहा आपको क्या, कि दूसरा नरयुग्मक सेकेंड मेल गैमीट द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है, जिसमें 3 केंद्रक का फ्यूजन होती है, 3 केंद्रक का संलयन होती है, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन जो है उनमें आपको फ्यूजन के बाद जो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 3n, और इसी अनुसार से हम लोग जानते हैं ये जो भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 3n। जैसे आप लोग नारियल खाते हैं, है ना, तो नारियल में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, नारियल जो खा रहे हैं, वो क्या है, भ्रूणपोष है। हम लोग जो चावल खाते हैं, चावल में हम जो खा रहे क्या है, वो भ्रूणपोष है, वो एंडोस्पर्म है। हम लोग जो मकई खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं ना, वो क्या है, भ्रूणपोष है। तो ये मोस्टली जितने भी आपको मिलेगा एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट सीड मिलेगा, उसमें भ्रूणपोष भर भर के आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो ट्रिपल फ्यूजन आप लोगों का कंप्लीट कर दिए। अब अगला सवाल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। देखिए आपको पूछा जाएगा कि अनिषेक फलन क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, तो आप इसके जवाब में क्या बोलोगे, तो आप इस तरह कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ फलों का डेवलपमेंट, कुछ फलों का जो विकास है वो बिना निषेचन के ही हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कोई भी फल बनेगा ना, तो ओवरी में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, निषेचन होगा, तभी जाकर एक ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट में होती है। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं ना, बिना निषेचन का बात कर रहे हैं, निषेचन होगा ही नहीं। कहते हैं कि जब बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के ही फल का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, या उसी को अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल में सीड नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फल में बीज नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अनानास, अंगूर, केला, ये सब के सब जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप लोगों का जो है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 नंबर क्या है, उनको देखते हैं। हाँ चलिए, आपके सामने में एक बढ़िया क्वेश्चन जो है वो रख दिया गया है। क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, ये पूछा गया कि बताइए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है कि सर ये सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, सेब को जो है झूठा फल क्यों कहते हैं, सेब को काल्पनिक फल क्यों कहते हैं, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। तो आइए, आपको पूछा गया है कि सेब को आभासी फल मतलब फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, इसे फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। आइए देखिए, सेब को, जैसा कि यह डायग्राम आप थोड़ा सा आपको हम देखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम से सारा खेल होगा। देखिए आपको ये दिख रहा है, इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है, इन्हीं को हम लोग ओवरी कहते हैं, ओवरी को ही हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है,
और ये जो नीचे में जो आपको स्टैंड की तरह दिख रहा है ना, तो आपको इस तरह समझाते हैं कि जैसे हम लोग अपने रूम में बैठकर जब खाना खाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग नीचे बैठते हैं, चाहे वो कुर्सी लेके बैठिए या तो फिर चटाई वगैरह या बोरा वगैरह बिछा के उसमें बैठते हैं। तो हम लोग जहां बैठते हैं उसे आसन कहते हैं। हम लोग जहां बैठते हैं उसे आसन कहते हैं, और जहां पर पुष्प बैठते हैं उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो ये जो हम लोगों का पाठ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन मेरे बच्चों, इसी को थाइलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थाइलेमस। आ गया? अब आइए इनको समझते क्या कहते हैं। तो कहते हैं क्या, सेब को आभासी फल क्यों कहा गया? तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं सत्य फल उसी फल को कहा जाता है जिसका निर्माण अंडाशय से होती है, ओवरी से होती है। बोले ना, जैसा कि हम जानते हैं सत्य फल उसी फल को कहा जाता है जिसका निर्माण अंडाशय से होती है, जिसका निर्माण ओवरी से होती है। लेकिन सेब का निर्माण ये अंडाशय से ना होकर इस पुष्पासन से होती है, थाइलेमस से होती है। बोले ना आपको कि लेकिन सेब का निर्माण ना यह अंडाशय से नहीं होती है, इस पुष्पासन से होती है। इसीलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। वो कैसे? तो ये जो आप पुष्पासन देख रहे हैं ना, यही पुष्पासन जो है सेब को चारों तरफ से इस तरह से ढक लेता है, पूरी चारों तरफ से। तो आपने जब सेब को बीच से काटे होंगे ना, तो आपको सेब का जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिला होगा, इसके जो बीच वाला जो पार्ट है आपको इस कदर मिला होगा। गौर कीजिएगा जरा सा, ऐसा मिला होगा। और यहां पर आपको जो है बेचारा सीड वगैरह जो है आपको मिला होगा। गौर किए, आपको ओरिजिनल में यह मालूम होना चाहिए कि वो जो चीजें था ना, कहां चला गया? हाँ, ये जो ओरिजिनल में ये ओवरी है, ये भी ओवरी है जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, और ये भी ओवरी है। तो ये जो इनका जो पूरा जो डेवलपमेंट है, तो ओवरी इसका बीच में ही रह जाता है, वो पूरा डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो जैसे वैसे रह जाता है। हाँ, सीड इसमें सीड फॉर्मेट हो जाएगा, बन गया, लेकिन ओवरी का कुछ नहीं होता है। और ये जो चारों तरफ जो ये मांसल संरचना जिसे आप लोग खाते हो ना, वो ये यही है, पुष्पासन है, थाइलेमस है। ये जो पोर्शन है, ये जिसे हम लोग खाते हैं, इसी का नाम है पुष्पासन, जिससे हम लोग खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पूछा जाता है कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, क्या बोलेंगे आप? हम बोलेंगे पुष्पासन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? थाइलेमस। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको पूछा गया कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, झूठा फल क्यों कहते हैं, क्या जवाब दोगे? तो बोलेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि सत्य फल उसी फल को कहा जाता है जिसका निर्माण अंडाशय से होती है, लेकिन सेब का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होती है। सेब का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होती है, इसीलिए सेब को क्या कहा जाता है? आभासी फल कहते हैं, झूठा फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम लोगों का जो अगला सवाल है जरा उनके तरफ जाते हैं। आप लोगों का यह भी क्वेश्चन हो ही गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं। एक छोटे से जो क्वेश्चन है डायग्राम वाले, उस डायग्राम वाले को कंप्लीट करते हैं। कितना नंबर था हम लोगों का ये क्वेश्चन? 10 10 11 11। अब अगला 12। आपको पूछा गया है ओव्यूल का जो है एक बीजांड का जो है ना एक डायग्राम बनाने के लिए, बीजांड का एक नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो लीजिए बनाइए बीजांड का एक नामांकित चित्र, सुंदर सा है ना। डायग्राम देख लीजिए, अंतिम टाइम है, अंतिम क्षण है, फिर तो एग्जाम हॉल में बनाना होगा बबुआ। देखिए ये आपको यहां पर, तो आप बहुत बच्चे की इसमें न्यूसेलस को दिखा सकते हैं, न्यूसेलस बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें जो है भ्रूणकोश बना सकते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो आपका जो इच्छा है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें भ्रूणकोश को इसमें दिखा दे रहे हैं ना, और अगर आप चाहे तो न्यूसेलस को भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से
देखिए हम ये न्यूसेलस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें भ्रूणकोश को भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे तो हम दर्शा सकते हैं, भ्रूणकोश को भी दर्शा सकते हैं, इसी में ही ये बीच में ही जो है भ्रूणकोश को जो है आप बना सकते हैं, लाइक इस तरह से। हो गया। अब यहां पर जो है थोड़ा सा हम आई, थोड़ा आई बेटा, क्या मेरे साथ धोखा, थोड़ा ठीक करना होगा। ओह कितना पतलू हो गया। हो गया। तो इसके बीच में जो है आप इस तरह से भ्रूणकोश को दर्शा सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको बड़ा करने के प्रयास में है। ये देखिए, ये इसके भ्रूणकोश में कौन कौन सा डायग्राम होता है बाबू, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो इसमें से एक लंबी सी कोशिका बनाना है, लंबी सी, है ना। फिर उसमें इसके दोनों में साइड ऐसे इस तरह कोशिका को दे देना है। बीच में यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा और ऊपर में 3 गो कोशिका होगा। ये 3 कोशिका को दर्शा दी, ठीक है। अब इनको साइज में थोड़ा छोटा कर देंगे। अब इसको आपको दर्शा के नाम लिख देना है, समझे बात को। हम ऐसा क्यों बताए जानते हैं, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होता है कि बहुत सारे बुक में देख लेता है, गैस पेपर में देख लेता है कि उसमें हम देख रहे हैं कि ये न्यूसेलस को दर्शाया है, कहीं पर देख रहे हैं कि न्यूसेलस को नहीं दर्शाया है, कहीं पर भ्रूणकोश को केवल दर्शा दिया है। तो ये सब चीजें जब आपको देखने के लिए मिलता है तो आपका माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो मेरे बच्चों, हम आपको क्लियर कर दिए कि न्यूसेलस दर्शा भी सकते हैं। अगर न्यूसेलस नहीं दर्शाने का मन हो तो डायरेक्ट केवल इसी को दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे क्या बोल रहे। जिसको ये वाले उलझन है उसके लिए भी सॉल्व है मेरे पास, वो भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इनको जो है इस तरह भी बना सकते हैं। आप आए अपना कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लीजिए, ले लीजिए कि हमको कौन सा ठीक लग रहा है। इन्हीं के डायग्राम जिस तरह किताब में दिया हुआ है उसी को लेकर अपना जिंदगी जो है चला रहे हैं। ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी। आपको जो है वो दिया जा रहा है, उसको आप कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगेगा वो वाला चीजें कीजिए, ठीक है। अरे यार क्या माथा पीछे, लो हो गया ना क्लियर। आप जो है चाहे तो पूरे में भी जो सुंदर लगे देखने में आप लीजिए। यहां पर हम दे दिया इसका बीच में। अब आइए क्लियर आपको कर देता है। हमने क्या किए, इसी में पूरे में जो है भ्रूणकोश को दर्शा दिया। ये लंबी वाली कोशिका, ये साइड वाली कोशिका, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहां पर 3 गो जो है कोशिका है जो आपको यहां पर दर्शा दी। ठीक है बाबू। आपको लगता है कि ये अच्छा है तो यहीं पर आप केवल बना सकते हैं, काम खत्म हो गया। आइए अब इसके नाम उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो ऊपर में छोटा सा होल दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल। इसी को हम लोग अंडद्वार कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडद्वार। अब आगे अगला क्या कहते हैं, ये इनको जो चारों तरफ से ना 2 लेयर जैसा से घिरा हुआ है ना, ये जो लेयर है इसी को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं बाबू इसे, इसको मिटाना होगा। क्या कहते हैं इसे, इंटेग्यूमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं अध्यावरण, ठीक है। इसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब आइए अंदर, जब अंदर घुसते हैं तो ये जो खाली जगह पर ये इसके बीच में दिख रहा है तो हम इसे न्यूसेलस दर्शा सकते हैं कि ये न्यूसेलस है। यहां पर इसको दर्शा सकते हैं न्यूसेलस। इसी को हम लोग बोलते हैं बीजांड काय, ठीक है बाबू।
आप ये जो यहां पर ये अंदर में जो भ्रूणकोश है उसको भी दिखा दीजिए कि ये भ्रूणकोश है। यहां पर ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसे, भ्रूणकोश, हिंदी में भ्रूणकोश, नॉट कोश, भ्रूणकोश। ठीक है, आइए ये हो गया। अब इसके जो अंदर जो भ्रूणकोश बनाने, इसका सारे का नाम दर्शा दीजिए कि करके। तो ये ऊपर में जो आपको तीनों कोशिका दिख रहा है ना, तीनों कोशिका, ये तीनों, इन तीनों कोशिका को कहा जाता है एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब इसके जो बीच वाले पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी को हम लोग द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, और इसके नीचे में जो ये लंबी वाली जो कोशिका है इसे हम लोग एक सेल कहते हैं, एक सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडकोशिका। हो गया। और इन दोनों के जो साइड में जो आपको दिख रहा है, इन दोनों के साइड में यहां पर ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनर्जीड सेल कहते हैं। इसे सहायक कोशिका ही नहीं कहते, सहायक कोशिका। हो गया ना बाबू। अब आइए, अभी और भी कुछ नाम बाकी है। क्या है, इस जगह के पार्ट को हम लोग, इस जगह के पार्ट को जहां पर ये आके मिलता है इस जगह, इसी को हम लोग बोलते हैं चलाजल, 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 चलाजल एंड कह सकते हैं। और इसके ठीक नीचे वाले जो पार्ट होगा इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बाबू इसे, हाइलम। और नीचे जो ये डंठल युक्त रचना जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग फ्यूनिकिल कहते हैं। फ्यूनिकल या फ्यूनिकिल। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? तो आपके सामने में पूरा का पूरा जो डायग्राम है बाबू, वो आपके सामने में रखे हुए हैं। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग इनको देख पा रहे करके सारी चीजें आप लोगों के सामने में रख दी। चलिए ठीक है, आप इनको अच्छा से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, हम हट गए हैं, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, अब हम लोगों का जो अगला सवाल है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अगला सवाल हम लोगों का है, अगला सवाल अंतर दिया है आपको लिखने के लिए। क्या दिया है, क्वेश्चन क्या हम लोगों का, थोड़ा बढ़ाना होगा। हाँ, क्वेश्चन हम लोगों का कितना था ये, 12, अब हो जाएगा 13 नंबर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं नर युग्मकोद भिद, जरा ध्यान दीजिएगा, एवं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मादा युग्मकोद भिद। पहला वो मेल गैमेटोफाइट, दूसरा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में आपको पूछा जाएगा अंतर लिखने के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछता है, मैं अंतर लिखें, मैं अंतर लिखें, ये अंतर लिखने आता है। ठीक है, आइए, तो आप लोगों को जो चीजें आपको बताएं क्या करने के लिए, कि आप इनको इस तरह कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में जो अंतर है वो इस प्रकार है, और कॉपी को इस तरह दो बराबर भागों में इस तरह से डिवाइड कर देना है, और एक तरफ में आप लिखोगे मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और एक तरफ में लिखोगे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए, आप लोग तो इस सब में किंग है, राजा है, क्या है ना। आइए, सबसे पहले
हम चाह रहे हैं कि आपको पूरा उनका कॉन्सेप्ट पहले हो जाए कि मेल गैमेटोफाइट आखिर है क्या। तो मेरे बच्चों, मेल गैमेटोफाइट आप परागकण को बोलिए, माइक्रोस्पोर को बोलिए, या मेल गैमेटोफाइट बोलिए, वो एक ही चीज है। आइए देखिए, तो आपके सामने में पहले हम डायग्राम बना देते हैं। इससे क्या होगा कि आप अच्छा से समझ पाओगे कि हम लोगों का क्या चीजें था। थोड़ा सा मिस्टेक, मजा ना आएगा ना, ये इसको थोड़ा मिटका देते हैं, थोड़ा झलक दिखला जे वाला हो गया था। अब आ गया ना अपना रूप में। चलिए, यहां पर बड़ी वाली और यहां है छोटी वाली, है ना। ऊपर हो गया काइट और नीचे हो गया जनन। आइए, ये हो गया मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम। आइए अब उधर चलिए, इसका फीमेल गैमेटोफाइट का लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपके सामने फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए, दिख रहा है आपको ये डायग्राम? आप देख पा रहे हैं, इससे पहले भी अभी डायग्राम यही बनाए थे ऊपर में, है ना। इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। अब एक अक्षर के अंतर क्या क्या लिखोगे आप इनको बोलिए। सबसे पहला अंतर जो है, जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट में आप कह सकते हैं कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसका निर्माण कहां होता है। तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, मतलब लघु बीजाणुधानी में। पहला पॉइंट, पहला अंतर कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होती है। अब इस पर आ जाओ ना, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है, ये डायग्राम कहां से बनता है, किससे बनता है? ये लघु बीजाणु से ये बनती है। लघु बीजाणु में जो है ना, लघु बीजाणु में आगे चलकर उसमें डेवलपमेंट होती है और वही मेगास्पोर आगे चलकर इस भ्रूणकोश का डेवलपमेंट करती है, इस भ्रूणकोश का निर्माण करती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इसका जो डेवलपमेंट होती है वो कहां पर होगा? तो गुरु बीजाणुधानी में, मतलब मेगा एस्पोरेंजियम में इसका डेवलपमेंट होती है। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे, मेल गैमेटोफाइट जब मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो पराग कोश से, एंथर से यह निकलेगा, वहां से निकलकर कहां चला जाएगा? तो कहते हैं पुष्प के स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर चली जाती है। मतलब ये लघु बीजाणुधानी में स्थिर नहीं रहती है। यहां जैसे ही परिपक्व हुआ ये, यहां से ये निकलेंगे और दूसरे जगह पर चले जाएंगे। कहां पर? स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर। लेकिन ये कहीं नहीं जा सकता है, स्थिर रहेगा वहीं पर लघु बीजाणुधानी में। मतलब ये कह सकते हैं ये स्थिर रहते हैं और ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये स्टिग्मा पर जाएंगे, फिर इसी के पास पहुंचेगा, ये यहीं पर आगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? अब आगे, अब गौर करो, इसमें इसके द्वारा कितनी कोशिका, मेल गैमेटोफाइट कितनी कोशिका इसमें बन सकती है? अभी आपका एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, लेकिन ये नीचे वाली कोशिका को क्या बोले थे आपको? इसी का नाम है जनन कोशिका, यही है ना। तो जनन कोशिका आगे चलकर जो है ना बाबू, ये आगे चलकर जो है ये क्या करेगा? ये वाली कोशिका 2 गो बनाएगा। कितना गो बनाएगा? ये जनन कोशिका जो है 2 गो सेल का निर्माण करेगा। तो एक सेल यहां पर है और यहां पर 2 गो सेल है, तो 2 सेल और 1 सेल कितना बनेगा? 3 सेल। तो याद रखिएगा, ये जो मेल गैमेटोफाइट है ना, इसमें 3 कोशिका होती है। लेकिन आप इधर आ जाओ फीमेल गैमेटोफाइट में, इसमें कितनी सारी कोशिका है? ऊपर में 3 कोशिका, नीचे में 3 कोशिका, तो कितना हो गया? 6 कोशिका हो गया ना। और बीच में आपको जो 2 कोशिका दिख रहा है ना, वो 2 कोशिका नहीं है, वो 2 कोशिका मिलकर 1 कोशिका बनाया है। तो 3 कोशिका नीचे और ऊपर में 3 कोशिका, 6 कोशिका, और बीच में 1 कोशिका, तो कितना हो गया? ये 7 कोशिका। तो ये भी आप एक अंतर में लिख सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट में 3 कोशिका, कितना कोशिका होता है इसमें? 3 कोशिका। और फीमेल गैमेटोफाइट में मादा युग्मकोद्भिद में कितना होगा? 7 कोशिका।
कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, तो यहां पर आप लोगों को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में जो डिफरेंस थे, अंतर है, वो आप लोगों का यहां पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब अगला जो हम लोगों का जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ क्वेश्चन है, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए। हम पांच से ज्यादा 5 मिनट लेंगे, 2 से 3 मिनट में आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए, क्या सवाल है आप लोगों का? और तो कहते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 13 हो गया था ना, 14, क्या क्वेश्चन है आपका? आपको पूछा गया है कि स्वपरागन के महत्व, है ना, महत्व को लिखने के लिए, महत्व में आप लोगों को यहां पर लाभ एवं हानि को लिखना होगा, है ना। तो आपको पूछा गया स्वपरागन के महत्व को बताइए। स्वपरागन का क्या क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हम चाहेंगे कि जब स्वपरागन के महत्व को जब हम बात करेंगे तो पर परागन को छोड़ देंगे नहीं ना, दोनों को करेंगे। तो स्वपरागन के क्या क्या महत्व है, सबसे पहले तो आपको स्वपरागन का महत्व में आपको बोले सबसे पहला पॉइंट में कि स्वपरागन के महत्व में हम सबसे पहले लाभ के बारे में बात करेंगे। लाभ, लीजिए लाभ, इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं इसके लाभ में, एडवांटेज में? स्वपरागन परागन की आसान विधि है, सबसे पहला पॉइंट लाभ में। स्वपरागन परागन की कैसा विधि है? आसान विधि है। दूसरा क्या कहते हैं कि इसमें परागन के लिए निश्चितता बनी हुई रहती है कि अपने ही पुष्प का परागकण निकलेगा और अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो ये हमने कहा यह परागन की जो है आसान विधि है। दूसरा, इसमें परागन के लिए निश्चितता बनी हुई रहती है। तीसरा, इसमें परागकण की बर्बादी कम होती है ना। चलिए, तो ये हमारा इनका लाभ हो गया। अब इसके जो हानि है ना दोस्त, केवल हानि ही हानि है। अब बोलते हैं डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में क्या कहते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। डिसएडवांटेज में क्या बोल रहे हैं? हानि में सबसे पहला पॉइंट, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं ना, स्वपरागन हो जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जो सीड का निर्माण होगा बीजांड से, है ना, उस बीज में अंकुरन की क्षमता काफी कम होती है। अगला, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज से जो पौधा बनेगा ना, उस वो पौधा जो होगा वो ड्वार्फ होगा, कमजोर होगा, बौना और कमजोर। स्वपरागन के द्वारा जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो वातावरण के सभी तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखती है। मतलब इन्वायरमेंट और टेम्परेचर को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं दोस्त। ठीक है, ज्यादा ठंड हो गया उसमें भी दिक्कत, ज्यादा गर्मी उसमें भी दिक्कत। मतलब शहर के बच्चा की तरह, है ना, पोल्ट्री जैसा हो गया ये सर। गांव का बच्चा देखते हो दोपहरिया में अभी ये पूरा एकदम धूप रहेगा, आज छोटा सब खपा रहा है इधर उधर इधर, है ना, बोलो, फिर भी कोई दिक्कत है। बारिश हो रहा है, बारिश में यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है सर में, घर में बच्चा नहीं, तुम घर के अंदर रहो, दिक्कत हो जाएगा। अब उस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम बरसात में पूरा एकदम घूम रहे हैं ना। हाँ, लेकिन इसे थोड़ा डर है, ऐसा नहीं मस्ती करना है, लेकिन इसमें थोड़ा जहां पर तड़ी झंझा ज्यादा हो रहा हो तो उस समय अपना सावधानी बरतना चाहिए, है ना। लेकिन ये है कि बाहर हम लोग, हमारे गांव के बच्चे में ज्यादा जो है इम्यून पावर रहता है ज्यादा, क्योंकि वो हर एक इन्वायरमेंट से उसमें झेलते हैं। हम तो कभी कभी लगता ये कि हम लोग जो गांव घर के बच्चे हैं वो ये जो हम लोग बड़े होके इतना हो गए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग ऐसे ऐसे कठिन समस्याओं से लेकर जूझे हुए हैं ना। पता चले कि जिस तरह से कुत्ता का बच्चा सब जन्म देगा, 10 12 15 17 को बच्चा जन्म देगा, लेकिन अंतिम में बचेगा 2 गो 4 गो। रीजन उसका क्या है? तो कोई कुआं में गिर गया, तो कोई क्या कहते हैं कोई मार दिया उसको, गाड़ी के अंदर आ गया, दब गया, इस तरह। उसी तरह हम लोग का भी स्थिति यही था गांव का। कारण क्या? हर जगह पर जो काम नहीं भी करना है वो भी कर रहे हैं, है ना। वो ताड़ के गाछ पे चढ़ गए, बोलो, वहां पर वो काट रहे हैं, अब वहां से गिरा तो राम नाम सत्य हो गया। आप साइकिल चला रहे हैं, सामने में बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, अगर आप ध्यान नहीं दिए, ठुका गया, काम खत्म। मेरा कहने का मतलब, अगर आप अपने आप को इतना बड़ा देख पा रहे हैं तो आपके द्वारा बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखा गया है।
तब जाकर आप बचे हुए हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता कब कल लुटा जाते हैं ना। आइए देखिए अब, तो हमने कहा कि इससे जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं ना, उसमें जो है वातावरण के सभी तापमान को सहने की क्षमता नहीं होती है ना। अगला आप क्या कहते हैं, कहते हैं क्या इससे उत्पन्न पौधे में फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी कम होता है, काफी कम। मतलब आप क्या बोले, आपको इस तरह समझिए कि एक पूरा चना का झाड़ है और उसमें एक दो गो चना लटका हुआ है, ऐसा है ना, बोलो। तो इस तरह की स्थिति हो गया। अभी आप देखो ना जी कि क्या कहते हैं मकई का या चना का ही देख लीजिए, एक चना का बीज लगा हुआ है, पूरा एकदम झाड़ी हो गया एकदम पूरा। एक आदमी लगा उखाड़ने में, उखाड़ ही नहीं पा रहा है, लास्ट में उसको काटना पड़ा उसका जड़ को, तब जाके चना का एक झाड़ उठ पड़ा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? सोचिए कितना सारा, एक चना बहुत सारा खजमच खजमच, खाली चना का है, चना ही उसमें दिख रहा है। लेकिन स्वपरागन वाले बीज में ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसके लाभ और हानि दोनों बता दिए। अब चलते हैं पर परागन का, ये स्वपरागन का था ना, तो अब 15 नंबर है पर परागन के महत्व। इसके महत्व में भी वही दोनों लिखना होगा, लाभ एवं हानि। क्या क्या है, आइए तो सबसे पहले हम लोग इसके जो लाभ है, इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या लाभ है, तब हानि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लाभ, इसका लाभ ही तो लाभ है। क्या लाभ, पहला सबसे पहला, पर परागन के द्वारा जो उत्पन्न जो बीज होते हैं ना, उसमें अंकुरन की जो कैपेसिटी, जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी होते हैं, अंकुरन की जो क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है। हल्का भी नमी मिला, थोड़ा सा भी लाइट उट मिला तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, मतलब वो इनकी कैपेसिटी है। आगे कहते हैं क्या कि पर परागन के द्वारा उत्पन्न पौधे लंबे होते हैं, थोड़ा आंधी तूफान भी आएगा तो बर्दाश्त करेगा, गिरेगा नहीं। तो वही हमने कहा कि ये लंबे होते हैं, साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, मजबूत होते हैं। आगे कहते हैं क्या कि पर परागन के द्वारा उत्पन्न पौधे जो होते हैं उसमें वातावरण के सभी तापमान को सहने की क्षमता रखती है, ठंडी गर्मी बर्दाश्त करता है। आगे कहते हैं पर परागन के द्वारा उत्पन्न पौधे में फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। आप देखो ना कि एक एक मकई का जो भुट्टा का जो पेड़ होता है ना, पहले के टाइम में एक भुट्टा का पेड़ में एक भुट्टा होगा, और उस भुट्टा में जो बीज होगा ना, सीड होगा ना, लाइक हम लोगों के घर में जो है ना क्या कहते हैं 1.5 साल का 1 साल का जो बच्चा मिलेगा, तो आप देखेंगे उसमें 1.5 साल 2 साल में कि कहीं कहीं पर मुंह में जो है ना आप लोगों को कहीं कहीं पर दांत एक निकला हुआ रहता है ना, उसी तरह से पूरा भुट्टा दिखेगा, कहीं कहीं पर एक बीज निकला हुआ है। ये पहले का टाइम में था। लेकिन अभी जो क्रॉस करके जो बनाया गया पर परागन के द्वारा तैयार जो है, इसमें आप क्या देखोगे, एक मकई के भुट्टा में देखेंगे 3 भुट्टा आपको मिलेगा, 3 गो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब इनको तोड़ के अगर निकालोगे, उनके सारे सीड को अगर निकालोगे, तो आप देखोगे कि लगभग आधा केजी के पार हो गया, आधा केजी के आसपास रहता। मतलब इसमें जिस किसान को एक भी मौज नहीं था, अभी छोटा एकदम मौज घुमा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये फसल उत्पादन। रीजन आपकी ये जो पर परागन की जो चीजें होती है, ये जो वैरायटी होती है, वो अच्छी वैरायटी होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो ये पर परागन के महत्व थे, महत्व में इसके लाभ थे। अब इसके हानि क्या है? तो बाबू इनके जो हानि है वो पहला हानि क्या, इसमें परागकण की बर्बादी होती है। ठीक है। नंबर दूसरा हानि कहते हैं क्या, इसमें परागण के लिए निश्चितता बना हुआ नहीं रहता है, इसमें पॉलिनेशन के लिए निश्चितता बना हुआ नहीं रहते। ठीक है, ये इनकी हानि है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों का जो चैप्टर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, ये आप लोगों का जो सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं, दूसरा पार्ट ये जिनको अभी आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जल्दी हम लोग एक नए चैप्टर को, एक सब्जेक्टिव नए चैप्टर जो है लेकर आएंगे, और आपको इसी तरह का, इसी अंदाज में आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास रहेगा। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे जो ये पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आया होगा, और आपसे हमें उम्मीद है आप हमें थोड़ी मदद कीजिए, क्योंकि मदद जरूरी है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
आप लोगों का एक सुंदर सा कमेंट आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अगर इसमें आपको लगे कि हमारे अंदर में कुछ कमी है तो कमी भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।